हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड गाइस न्यूज आई है कि बताया जा रहा है कि ओडिशा सरकार की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 को अमेंड किया जाएगा, इसमें संशोधन लाया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली जो भूमि है, जो जमीन जगन्नाथ मंदिर के कंट्रोल में आती है और उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इसको सरल बनाने के लिए ओडिशा सरकार जो है वो एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसमें बताया जा रहा है संशोधन के तहत मंदिर प्रशासन, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्न ऑफिशियल है, संबंधित अधिकारी जो हैं, वो अब राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मंदिर की जमीन को बेचने या पट्टे में देने की दे सकते हैं। मतलब इनको पावर दी गई है कि मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है, उसके कंट्रोल में जो भी जमीन आती है उसको अगर इन्हें बेचना है तो बिना स्टेट के इजाजत के, बिना स्टेट की अप्रूवल के, सीधे टेम्पल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इस मंदिर की भूमि को बेच सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। बट आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। बताओ जरा, किस डायनेस्टी के द्वारा बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर बनाया गया? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, याद रखिएगा। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, पूर्वी गंगा राजवंश, इनके राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव, इनके द्वारा इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, ऐसा माना जाता है। राइट, और क्यों इसे, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि यमनिका तीर्थ इसे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ? क्या मान्यता है हिंदुओं की, राइट, इस मंदिर को लेकर? बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और इसको व्हाइट पगोड़ा या श्वेत शिवालय या सफेद पगोड़ा कहा जाता है इस मंदिर को। और चार धाम, बताओ जरा, चार धाम कौन से हैं? उनमें से एक धाम पुरी है, आप जानती हैं जगन्नाथपुरी एक धाम हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। भुंगलोटी क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, एक लता है ये, क्रीपर भुंगलोटी हम लोग को देखने को मिलती है। ये कटहल का जो पेड़ होता है, जैक फ्रूट ट्री जो होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ जो होती हैं, इसके साथ अगर भुंगलोटी को मिलाया जाता है तो केसर रंग जो है वो प्राप्त होता है। और इस चीज का उपयोग काफी ज्यादा जो है वो बुद्धिस्ट भिक्षुस करते हैं आसाम के अंदर। राइट, और अभी हुआ ये न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि हम लोग को देखने को मिला कि बुद्धिस्ट गांव है एक ईस्टर्न असम के अंदर। हम लोग को ईस्टर्न असम में चराई देव जिला जो देखने को मिलता है, वहां पर बौद्ध गांव है एक। तो इस गांव ने एक चाला रिजर्व फॉरेस्ट, चाला संरक्षित वन, इसको गोद ले लिया है इसी चीज के लिए, इसी भुंगलोटी के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए। तो इसको लेकर ये टॉपिक था बस। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया, UAI, भारत में सार्वभौमिक अभिगम्यता। तो इसके बारे में आपको ये बस जानकारी रखनी है कि CPWD जो है, केंद्र लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्होंने रिलीज करी है कुछ गाइडलाइंस कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती है, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, राइट, पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहां पर आप ऐसे कंस्ट्रक्शन क्रिएट करो कि जहां पर दिव्यांगजन उस प्लेसेस को आसानी से एक्सेस कर सकें। इवन वहां पर काफी सारे सिंबल्स भी आप ऐसे लगाओ, राइट, अलग अलग, जैसे कि सिंबल्स PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, फैमिली फ्रेंडली फैसिलिटी के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, ऐसे सिंबल्स का भी जो है वो उपयोग करो। तो ये चीज जो है वो हम लोग को अभी देखने को मिली, इसको लेकर गाइडलाइन आई थी, इसको लेकर एक छोटी सी न्यूज थी है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर कि चाइना डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है?
तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि चाइना ना डेवलपिंग है ना पूरी तरह से डेवलप्ड है, या काफी सारे लोग शायद इसको डेवलप्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतने मैसिव इसके प्लान्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। दूसरी कंट्री को ये लोन देती है, बोलती है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना है, सामने वाली कंट्री बोलती है हाँ बनना है हमें, पर वो सामने वाली कंट्री बोलती है हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो चाइना बोलती है कोई बात नहीं, हम आपको पैसा लोन पे देंगे। तो जब एक ऐसी कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देने की क्षमता रखती है, तो आप ऐसी कंट्री को कैसे डेवलपिंग जो है वो कह सकते हो? एक ऐसी कंट्री जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि घर घर में उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग को घर घर में देखने को मिलती है, मास प्रोडक्शन करती है पूरे दुनिया भर में, मतलब लीड करती है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में। तो आप ऐसी कंट्री को कैसे फिर डेवलपिंग कंट्री का दर्जा दे सकते हो? बट फिर भी बात सही है, ये अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोलती है, और इसी चीज को लेकर काफी सारी कंट्रीज ने चिंता व्यक्त करी है कि ये गलत है कि चाइना अपने आप को जो डेवलपिंग कंट्री बोल रही है वो बिल्कुल गलत है। राइट? तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्री कब घोषित किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण, मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं। राइट? तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री जो रिकॉग्नाइज करती है डेवलप्ड कंट्री को, सॉरी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं डेवलपिंग और लीज डेवलप कंट्रीज के लिए, तो ये है क्या एग्जैक्टली, तो इसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। राइट? और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इस न्यूज में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे पार्टी का सिंबल डिसाइड करती है, क्या आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि क्या स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सिंबल मिलता है? बताओ क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप्स के अलावा आपको यह ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन एक लौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पार्टी सिंबल अलॉट करने के लिए। राइट? पार्टी के जो सिंबल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अलॉट करती है। रिजर्व और फ्री दो ऐसे सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं, आरक्षित और स्वतंत्र। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये पावर कहां से मिलती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि अभी दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने आप को कृष्णा नदी जल विवाद मामले से पीछे कर लिया है, हट गए हैं। ये बोल रहे हैं कि ये केस जो है वो ना सुनेंगे, ना इस केस में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी और जज को अपॉइंट करो। तो इस चीज को बोला जाता है रिक्यूजल। तो आपको ये रिक्यूजल के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिक्यूजल होता क्या है। राइट? पॉलिटी में आपसे इसके बारे में जो है वो पूछा जा सकता है रिक्यूजल के बारे में, तो प्रॉपर डिटेल में जानकारी होनी चाहिए आपको रिक्यूजल के बारे में। साथ ही साथ पूरे मुद्दे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी का जो ये जल विवाद है ये एग्जैक्टली है क्या। राइट? किन किन स्टेट्स के बीच में हुआ है ये जल विवाद, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किन किन स्टेट्स के बीच में जल विवाद हुआ है, ये कितना पुराना जल विवाद है, तो ये बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। राइट? और रिक्यूजल ऑफ जज क्या होते हैं, तो इसकी एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। एक बहुत बेहतरीन न्यूज आई है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट मसौदा जिसके तहत बताया जा रहा है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेस्ट टायर मैनेजमेंट के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। यानी कि आपसे जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, राइट, टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो टायर जब यूज हो जाता है कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर टायर को यूज करके फेंक देते हैं, तो अब ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस प्रकार से वेस्ट टायर को कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करने की, रीयूज करवाने की। तो इसी चीज को कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट? तो बहुत बेहतरीन सी चीज है ये, इसका आप उपयोग जरूर मेंस में जो है वो करिएगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बाकी नासा और इसरो का एक निसार मिशन है। क्या मिशन है? निसार मिशन। नासा इसरो SAR मिशन, SAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रेडियो सैटेलाइट मिशन। 2023 में इसको लॉन्च करेंगे ये। और नासा मतलब बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी नासा की जो है वो इसी मिशन के ऊपर इसने लगाई है। क्लाइमेट चेंज के लिए काफी मददकारी ये मिशन जो है वो हो सकता है। हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स को प्रॉपर तरीके से डिटेल में जानकारी देगा, हर एक, ये मान के चलो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा क्लाइमेट चेंज की, जिससे कि हम प्रिपेयर हो सकें फ्यूचर के लिए। राइट? और या फिर किसी प्रकार के बड़े डिजास्टर के लिए। तो काफी शानदार ये हम लोग को सिंथेटिक अपर्चर रडार देखने को मिला है। बाकी एक टॉपिक है जो रिपीट हुआ है, पहले भी इस टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है कि आज की डेट में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आप बता सकते हैं मुझे कि सेमीकंडक्टर चिप जो है वो किससे बनती है, क्या होती है ये सेमीकंडक्टर चिप, बता सकते हो आप मुझे? पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट, डिटेल में पूरा ये टॉपिक कवर किया हुआ है। इसके अलावा जनधन योजना, तो पूरी प्रॉपर तरीके से आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज आई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया है, बताया है कि 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट प्रधानमंत्री जनधन
योजना अकाउंट होल्डर्स के पास जो है वो ट्रांसफर किया गया है अभी तक, और भारी मात्रा में इसके यूजर्स हैं। बताया जाता है कि 54 करोड़ जनधन अकाउंट जो है वो गांव क्षेत्र में या सेमी अर्बन बैंक ब्रांचेस में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मान के चलिए आप 24.61 करोड़ अकाउंट जो है वो महिलाओं के हैं, राइट। इसमें बेनिफिट्स स्कॉलरशिप के, सब्सिडी के, पेंशन के, कोविड रिलीफ फंड के, ये ऐसे बेनिफिट जो है वो जनधन अकाउंट पर ट्रांसफर किए गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। तो प्रॉपर तरीके से ये स्कीम की आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जनधन जो योजना हम लोग को देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब लॉन्च हुई, इस योजना में क्या क्या चीजें हैं, राइट इस योजना के अंदर, और इस योजना में किन किन चीजों पर मेनली फोकस किया जाता है, क्या मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो प्रॉपर तरीके से हर चीज आपको इसकी पता होनी चाहिए, राइट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये थी अपनी आज की लास्ट न्यूज।